मुझे बिना पढ़े ही इस पे जो कुछ कहना है वो मैं कह देता हूँ। अच्छा, बोल दीजिए। मैं सदन के माध्यम से शासन का ध्यान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तहीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान किए जाने वाली नई संशोधित नियमावली की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नई मान्यता देने वाली नियमावली संविधान के नियमों के विपरीत है। संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि शिक्षा, चिकित्सा एवं कानून व्यवस्था संवर्धित सूची के विषय हैं। उसके पश्चात भी शिक्षा व्यवस्था पर होने वाले व्यय को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल के निजी प्रबंध तंत्र के ऊपर डाल दिया है। मान्यता देने की जो नई व्यवस्था घोषित की गई है वह पूर्व से संचालित संस्थाओं के लिए सर्वथा अलाभकारी है। इन नई व्यवस्था से मानकों की पूर्ति कर पाना बहुत ही कठिन है। इस व्यवस्था से पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलेगा। जनहित में इन नियमावली को संशोधित किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। नई नियमावली में भूमि एवं भवन व प्रारूप के मानक बहुत ही बढ़ा दिए गए हैं, जिस कारण पूर्व में संचालित हाई स्कूल स्तर की संस्थाएं कभी उच्चीकृत नहीं हो पाएंगी। ऐसी स्थिति में पुरानी संस्थाओं को भी उच्चीकृत करने का अवसर दिए जाने हेतु नियमों को शिथिल किया जाना अपरिहार्य है। संविधान के अनुसार शिक्षा देने का संपूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। यह संशोधन नई नियमावली के तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, जिससे शिक्षा के सार्वभौमिक स्वरूप को व्यापक बनाया जा सके। महोदय, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की वित्तहीन विद्यालयों को मान्यता देने की नियमावली आई, उसमें प्राभूत कोष को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपए, सुरक्षित कोष को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए और भूमि के मानक पूरी तरीके से बदल दिए गए। भूमि शहरी क्षेत्र में पहले केवल 650 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती थी, वो आज 3,000 वर्ग मीटर कर दी गई है। और जो भूमि ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक थी आज से पहले, वो केवल 2,000 वर्ग मीटर आवश्यक थी, वह आज 6,000 वर्ग मीटर कर दी गई है। इसी कारण जो नए आवेदन थे मान्यता करने के लिए, वो बिल्कुल लगभग ना के बराबर हो गए हैं। पहले यदि आवेदन 500 आते थे तो आज संख्या केवल 30 या 40 पर आ गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद में वित्तहीन विद्यालयों को बढ़ावा नहीं देना चाहती। वह चाहती है कि जो केंद्रीय सरकार द्वारा सीबीएसई बोर्ड चलाया जा रहा है, छात्र उसमें पंजीकृत हों, वही विद्यालय ज्यादा प्रचार और प्रसार करें। तो ऐसी सरकार में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार खुद चाह रही है कि वह बंद हो जाए। जो पूर्व में संचालित हाई स्कूल थे, जो 650 वर्ग मीटर शहरी क्षेत्र में जिस समय मानक थे, उस समय 650 वर्ग मीटर में बने और ग्रामीण क्षेत्र में 2,000 वर्ग मीटर में बने। तो उन विद्यालयों के लिए भी यदि वो इंटरमीडिएट लेना चाहेंगे तो उनके लिए नए मानक लागू कर दिए गए। ये किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं है, क्योंकि जब आज से पहले कोई शहरी क्षेत्र में 650 वर्ग मीटर जमीन में विद्यालय बना तो उसके आसपास बस्ती कॉलोनियां बस गई, तो वो आसपास वहां पर जमीन की उपलब्धता नहीं है, तो उस विद्यालय में कभी भी इंटरमीडिएट की मान्यता नहीं आ पाएगी। ऐसे ही कहीं कहीं पर ग्रामीण क्षेत्र में भी है। तो कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार को ये चाहिए था, जो पुराने हाई स्कूल हैं उन्हें एक अवसर दिया जाता उच्चीकृत करने के लिए। पुरानी जो नियमावली थी उसके नियमों के अनुसार उन पुराने हाई स्कूल को उच्चीकृत करने का अवसर मिलना चाहिए था, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया। और उनके जो अधिकार हैं और जो वहां पे जो ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र की जनता के जो बच्चे उस स्कूल में इंटरमीडिएट की शिक्षा ले पाते, वह नहीं ले पा रहे हैं। जब भी हम शिक्षकों को मानदेय देने की बात करते हैं तो हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब आता है कि इस तरीके का कोई भी नियम नहीं है। संविधान नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश के 16 करोड़ जनता को फ्री अनाज दे दिया जाए या बिजली की यूनिट फ्री कर दी जाए या ट्यूबवेल का बिजली का बिल माफ कर दिया जाए। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। संविधान साफ कहता है शिक्षा, कानून व्यवस्था व चिकित्सा पर सरकार व्यय करेगी। उसके पश्चात भी जो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ अहम मसला है, अहम शिक्षा से ज्यादा अहम कुछ नहीं है। यदि सही तरीके से शिक्षा हमारे छात्रों को दे दी जाए तो उत्तर प्रदेश जो है बहुत ही ज्यादा विकसित कर जाएगा। उसके पश्चात भी शिक्षा मद पर निधि प्रबंधन तंत्र के द्वारा नियम बना दिया गया कि वही खर्च करेंगे। आवश्यकता थी कि आज अनुपूरक बजट भी 2 दिन बाद आएगा, तो अनुपूरक बजट ही कम से कम इस तरीके की व्यवस्था होती, कैबिनेट में नियम बन जाता कि हमारे प्रत्येक वित्तहीन विद्यालय के जो शिक्षक हैं उन्हें सम्मानजनक मानदेय 15,000 रुपये प्रति माह या समान कार्य का समान वेतन मिले। ये जो भी सदस्य सभी बैठे हैं, माननीय सभापति जी भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार
संविधान के नियमों के अनुरूप नियम बना सकती है और प्रत्येक वित्तीय विद्यालय के शिक्षक को समान कार्य का समान वेतन मिल सकता है। और बस उसके लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसे सही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। जो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से नियमों की अनदेखी कर रही है, जो संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि संविधान के अनुरूप एक तो जो पुराने हाई स्कूल है उन्हें उच्चीकृत करने के लिए पुरानी नियमावली के अनुरूप एक बार अवसर मिलना ही चाहिए, और संविधान के अनुरूप समवर्ती सूची के विषय होने के कारण समान कार्य का समान वेतन अविलंब सभी वित्तीय विद्यालय के शिक्षकों को दिया जाए, और लोक महत्व के अविलंबनीय तत्कालिक सुनिश्चित विषय पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग। माननीय चंदेल जी कहेंगे। ये सूचना का उद्देश्य वास्तव में जैसा कि हमारे सहयोगी श्री अग्रवाल जी ने अपनी बात कही है, इसका उद्देश्य यही है कि मान्यता के मानक नई मान्यताओं की जो यूपी बोर्ड के हो गए हैं वो वास्तव में बहुत ही बढ़ा दिए गए हैं, जिससे सामान्य स्तर के आबादियों में या सामान्य स्तर के लोगों के द्वारा संस्थाएं नहीं संचालित की जा सकती। इतना ही नहीं, जो संस्थाएं पूर्व से संचालित हैं, हाई स्कूल स्तर की बहुत सारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को उच्चीकृत करने का अवसर नहीं मिलेगा। यदि वे इनमें इतना ही सुधार कर दिया जाए, यदि वो एक फ्लोर से प्रथम फ्लोर सेकंड फ्लोर तक की बना लेते हैं भवन, तो उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। भूमि नहीं बढ़ाई जा सकती। शहरी क्षेत्रों में स्थित जो विद्यालय हैं वे, और पिछड़े क्षेत्रों में बड़े गाँवों में वो विद्यालय हाई स्कूल स्तर के हैं, अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अब उनके पास मिली हुई ज़मीन कोई ऐसी नहीं है जहाँ उस विद्यालय को वो प्रसार दे सके, इंटर कॉलेज कर सके। तो ये मानकों पर पुनर्विचार करने का उद्देश्य है हमारी इस नोटिस का, और मैं चाहता हूँ कि वास्तव में सरकार को एक बार विचार करना चाहिए कि जो विद्यालय हजारों की संख्या में कई हजार संस्थाएं हमारे हाई स्कूल स्तर की हैं, जो उसी प्रकार की बनी रहेंगी और धीरे धीरे समाप्त प्राय हो जाएंगी। तो ऐसी संस्थाओं को भी बढ़ने के अवसर दिए जाएँ, और उन स्थानों पर जहाँ ये संस्थाएँ संचालित हैं, उन परिवारों के, उन गाँवों को, उन छोटी आबादियों में उन बच्चों को पढ़ने के इंटर स्तर तक की शिक्षा प्राप्त हो सके। माननीय ये उद्देश्य हमारा है। मैं चाहता हूँ कि सरकार को इन मानकों को पूर्व की भांति बढ़ोतरी इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी कर दी गई है। बहुत ही कठिन है किसी को ये मानक पूरा कर पाना। इसीलिए पूरे प्रदेश में यूपी बोर्ड की तरफ से आकर्षण समाप्त हो रहा है। ये उचित नहीं है कि हमारी यूपी बोर्ड की संस्थाओं को भविष्य में लोग इस पर या तो ये पूंजीपति इनमें अपनी संस्थाएं खोलेंगे जो पैसा लगा सकते हैं, लेकिन सामान्य स्तर के संचालित संस्थाओं का फिर क्या होगा, उन क्षेत्रों का क्या होगा जिस आबादी में छोटी संस्थाएं संचालित है। इसलिए उनका अवसर दिया जाना आवश्यक है। यही माननीय मेरी मांग है। मैं चाहता हूँ सरकार इसको पुनर्विचार करे और मान्यता के मांगों में शिथिलता प्रदान करने की कोशिश करें। माननीय मंत्री जी। नेता सदन को जो है निर्देशित किया था पीठ से, नेता सदन आ जाए तब उठाइएगा। हाँ जी, नेता सदन आ जाए चूंकि मानवर ठीक है, हमारे ध्यान में है, हम फिर बात करेंगे। जी, हम उन पर कोई चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन चूंकि शिक्षक से ही चुन करके हम लोग आते हैं। ठीक है बैठिए। माननीय मंत्री जी, एक विषय जी आपको इसमें बताना चाह रहे थे, बस एक अरे अभी ये 105 चल रहा है ना, इसके बाद बताइएगा। इसके बाद नहीं भाग ले रहे हैं उमेश जी, इसके बाद बताइएगा। इसके बाद बताइएगा माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से को बताना चाहती हूँ कि वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए मान्यता की शर्तों में संशोधन किया गया। विद्यार्थियों की प्रतिभा के सर्वांगीण विकास के लिए अध्ययन के साथ साथ विभिन्न खेलों जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, क्रिकेट आदि के लिए पृथक से क्रीड़ा स्थल की आवश्यकता होती है, जो भूमि के लिए निर्धारित पूर्व मानक में अप्राप्त थी। मान्यवर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कक्षा 10 तक सभी विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा,
एवं कला शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए पर्याप्त भूमि और भवन की आवश्यकता होगी। अतः उपरोक्त के आलोक में शहरी क्षेत्र में 3000 वर्ग मीटर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 6000 वर्ग मीटर भूमि का मानक किया गया है। इस प्रकार मान्यता के अंतर्गत ये भी व्यवस्था की गई है कि प्रबंध तंत्र अपने स्रोतों से शिक्षकों की परिलब्धियों और अन्य व्यवस्थाएं करेगा। अतः विद्यालयों के विकास तथा आकस्मिकता के दृष्टिगत उपयोग हेतु प्राभूत कोष 15,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक, सुरक्षित कोष 3,000 रुपये से 1,50,000 रुपये किया गया है। अतः मान्यता की शर्तों में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ उमेश जी, जवाब दिया, वो ठीक ही जवाब दिया। उसमें एक ये है कि जैसे इसके पहले जितने तरह के भी चाहे बोर्ड हो या कोई नया नियम आता है, तो जो पूर्ववर्ती संस्थाएं हैं या पूर्ववर्ती कोई भर्ती है तो उस पर वो नियम लागू नहीं होता है। इस पे जो नियम लाए अधिकारियों ने लाए, उस पर उन्होंने ये कहा कि जो पुराने हमारे हाई स्कूल तक जो विद्यालय चल रहे थे उस पर भी उन्होंने लागू कर दिया। जैसे जब हाई स्कूल के लिए उन्होंने जमीन लिया और भवन बनाए, तो इसके बाद जो नया नियम में इन्होंने भवन के मानक बढ़ा दिया और जमीन का, भवन का मानक तो बन सकता है, आज 2-3 तल हो सकता है, 3 तल हो सकता है, संभव है, लेकिन जमीन वहाँ चूंकि आसपास में है ही नहीं है तो जमीन बढ़ ही नहीं सकती है। ऐसी स्थिति में केवल उनको छूट दिया जाए जो हाई स्कूल तक कम से कम मान्यता प्राप्त पहले से कर चुके थे, नहीं तो वो हमेशा के लिए अधूरे रह जाएंगे। इंटरमीडिएट 2 प्रकार की मान्यता देता है कि इंटर तक की देता है कि हाई स्कूल तक की देता है। तो ऐसे करीब माननीय उमेश जी, करीब 2,500 विषय कहने से लाभ क्या है? मंत्री जी ने अपना पक्ष रख दिया। नहीं, मंत्री जी ने जो पक्ष रखा उससे बाहर नहीं। आप जो बात कह रहे हैं वो केवल मैं कह रहा हूँ जो हाई के एक विषय की मान्यता, केवल आप सबकी जानकारी के लिए कह रहे हैं। नहीं, ये बढ़ा ऐसा है ना, जब एक समिति बनी है नेता सदन के नेतृत्व में एक कमेटी बनी हुई है, उसमें ये विषय रखेंगे तो उसका कुछ समाधान निकलेगा। उसमें भी ये विषय रखा गया तो माननीय मंत्री जी वहां कुछ समाधान निकल सकता है। यहाँ कहने से इसका समाधान कैसे निकलेगा? आप जो कह रहे हैं वो किसी नियम में नहीं है कि हम कोई पीठ कोई निर्देश दे, ठीक है जी जी। जो नियम में उठी थी बात 105 में वो उठ गई, मंत्री जी ने जवाब दे दिया। अब आपका बाद में है, अभी आकाश जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, अभी जब माननीय सदस्य ने कहा तो ये हुआ कि नेता सदन आएंगे तो उत्तर देंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी 105 की नोटिस पर कोई आश्वासन उत्तर क्या देने का प्राविधान या परंपरा इस सदन की रही है? क्या वह कोई आश्वासन दे सकती है? वह राज्य मंत्री हैं और 105 जैसा प्रश्न है, और मान्यवर यह जो है यह उन गरीब परिवार के बच्चों का है जहां सरकार सफल नहीं हो पाई, वहां ये विद्यालय स्थापित हुए और वह विद्यालय हाई स्कूल स्तर के थे। ये समस्या है ना कि उनको उच्चीकृत करने के लिए, केवल उच्चीकृत करने के लिए उस पर जो है यह कोई व्यवस्था हो और वह सुचारू रूप से चले, जो सक्षम हो वह आश्वासन दे, वह जवाब दे। अरे जब साथ में बैठे आप लोग तब आप लोग इस विषय को उठाइए तो कुछ समाधान निकले उसका। खाली सदन में हम बोल रहे हैं इस विषय पर, इसका कोई मतलब नहीं है। मानवर व्यवहारिक ये चीज है, जो संस्थाएं पूर्व से संचालित हैं उन्हें तो अवसर खोल ही देना चाहिए कि वह उच्चीकृत की जा सके। अपनी अगर भवन को पूरा कर लेते हैं, भवन तो 1 मंजिल 2 मंजिल में इस तरह से बढ़ा करके पूरा कर सकते हैं, इन पर सरकार को विचार करना ही चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, जनहित में आवश्यक है कि उन संस्थाओं को उचित किया जाए। ठीक है चंदेल जी। आकाश जी आप देंगी। शासन का ये जवाब आया है कि हाई स्कूल तक नई शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो जब स्कूल पहले से ही हाई स्कूल तक शिक्षा दे रहे हैं और पुराने नियमों के तहत दे रहे हैं, फिर तो कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसका मतलब है नई शिक्षा नीति के हिसाब से वो हाई स्कूल तक जब स्कूल शिक्षा दे ही रहे हैं,
शारीरिक शिक्षा की भी, तो उन्हें उच्चीकृत करने का भी पुराने नियमों से दिक्कत कहाँ आ रही है? यदि आपका शासन का ही तो जवाब कह रहा है हाई स्कूल तक शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, सभी छात्रों को देनी है, वो पहले से ही हाई स्कूल पढ़ा रहे हैं और उन्हें फिर इंटरमीडिएट उसमें संचालित हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार का क्या नुकसान हो जाएगा या छात्रों का क्या नुकसान हो जाएगा? मान लीजिए कहीं पर भूमि कम है और वहां हाई स्कूल पढ़ सकता, तो इंटरमीडिएट पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए शासन की तरफ से एक आश्वासन आना ही तो चाहिए कि उच्चीकृत सबको बोलना है, कार्य स्थगन नहीं है। एक अंतिम अवसर विद्यालयों को बोलेंगे भी, दिया जाए। बोलेंगे। और मेरा पीठ से अनुरोध है कि इस पे चर्चा कराई जाने की सख्त आवश्यकता है। 24 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ है और शिक्षा से जुड़ा हुआ बिल्कुल पक्ष है ये। आकाश जी, आपने अपनी बात कह ली, मंत्री ने अपना पक्ष रख दिया। अब आपकी बात मंत्री स्वीकार करें, आपने दोबारा कह लिया, अगर उनको स्वीकार करना हो तो माननीय मंत्री जी बता दीजिए। होने चाहिए, लेकिन एक विषय छूट गया इसमें, जो एकल विषय की भी मान्यता भी इसी मानक में दे दी गई है, जबकि उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर साइंस में हम आर्ट तक हमारा कॉलेज है इंटरमीडिएट, और साइंस की मान्यता लेना चाहते हैं तो वो भी उसी मानक में आ गया, तो उस एकल विषय की मान्यता को भी इसमें ऐड दूंगा। मैं इतना ही कह रहा हूँ। ठीक, वो भी मानक वही है। चाहते हैं कि जो पुराना मानक था उस पुराने मानक के अनुसार जो है, जो हाई स्कूल था वह इंटरमीडिएट हो जाए, जो इंटरमीडिएट था आर्ट साइड था तो साइंस साइड उसी मानक से हो जाए। एक विषय की भी मान्यता अगर बढ़ानी है तो नए मानक से आच्छादित कर दिया गया, जिससे बहुत दिक्कतें आ रही हैं जो है। इसलिए जो है माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार हो। और जहां तक आपने खेल की बात किया कि खेल आवश्यक विषय हो गया, इस नाते जो है उस फील्ड का आकार बढ़ाना जरूरी है। मानवर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हर विद्यालय में हम लोग जब पढ़ते थे तो हर विद्यालय में एक पीटी टीचर होता था। आज आप बता दें कि उत्तर प्रदेश में सुनिए, सही बात सुन लीजिए, तो आप जिसके लिए बात कर रहे हैं कि हमने फील्ड इसलिए बढ़ा दिया कि लड़के खेलेंगे, एक भी पीटी टीचर की नियुक्ति है नहीं। मान रहा पूरा लंबा विषय रखने से सुने सर, एक वाक्य में आपका प्रश्न हो सकता है। नहीं, मैं एक बता दूं 1 मिनट आपको कि 4512 जो एडेड विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में मानवर, 22,000 वित्तविहीन विद्यालय हैं, पता है, और 2200 के करीब जो है राजकीय विद्यालय हैं। माननीय मंत्री जी इतने बता दें कि कितने विद्यालयों में पीटी टीचर आज की नियुक्ति सरकार ने किया। जब नियुक्तियां नहीं है, अरे तो हम यही चाहते हैं, कि माननीय मंत्री जी इस पर संशोधन करा दें, इस पर संशोधन का आश्वासन दें। और हम सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी लोग चाहते हैं इस पर संशोधन करा दें। माननीय मंत्री जी, कुछ कहना है आपको? हम जिस वातावरण में पढ़े हैं उसमें न खेलने का मैदान था, न कमरे बड़े थे, न हवा की व्यवस्था थी, न धूप की व्यवस्था थी। अब ऐसे घुटनपूर्ण वातावरण में जो विद्यालय चल रहे हैं वो अब नहीं चलेंगे, इसी मानक के अनुसार विद्यालय चलेंगे। कार्य स्थगन अस्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित। अगली सूचना श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी।